एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7 वीडियो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22, जिसमें हम जानेंगे कि जो लोग क्राइम कर देते हैं, जो लोग मतलब गैर कानूनी काम कर देते हैं, तो वो जब जेल जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वो जेल पहुंचते हैं, पुलिस कैसे उनको ले जाती है, वारंट लेकर के आती है कि बिना वारंट लेकर के चली जाती है, फिर उसके बाद जेल में वो कितने टाइम तक रहते हैं, देन उसके बाद फिर उनको कोर्ट ले जाया जाता है। तो ये सब जितने भी प्रोसीजर है वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हम अभी तक सिर्फ टीवी में देखते आ रहे थे। तो टीवी में जो होता है फिल्म वगैरह में वो सब थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो आज हम रियल में जानेंगे कि रियल में हमारे संविधान में क्या क्या प्रोसीजर बनाए गए हैं। देन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 कवर किया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक था, जिसमें कि हमने जिसको भी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी जो थी स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है, जिसमें से हमने आर्टिकल 19 से लेकर के 21 तक पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22, ठीक है। फिर हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मीन्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। हमने जाना कि कोई हमारी लाइफ नहीं हमसे छीन सकता है, ना ही कोई हमारी पर्सनल लिबर्टी हमसे छीन सकता है। मीन्स अगर हम एकांत रहना चाहते हैं तो हमें पूरी फ्रीडम है कि हम एकांत रहना चाहते हैं, कोई हमारी प्राइवेसी हमसे ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब जो भी चीज़ें थी वो हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा था। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि हाँ, अगर हम कोई लिमिट से ज़्यादा कोई कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब हमने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मर्डर करने के बाद सरकार हमको सज़ा सुनाएगी, तो कभी कभी होता है कि सरकार फांसी की सज़ा सुना देती है, ठीक है। तो अब फांसी की सज़ा तो सुना दिया, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि कोई हमसे हमारे प्राण नहीं छीन सकता। तो ये तब लागू होता है कि जब हम एक दायरे में रह करके कोई कार्य करते, तो तब तो हमारे प्राण हमसे कोई नहीं छीनेगा। बट अगर हम उस दायरे के बाहर अगर कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तब फिर देश चलाने के लिए हमको फिर फांसी की सज़ा सुनानी पड़ती है, ठीक है। अगर उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है तभी हम फांसी की सज़ा सुनाएंगे, अदरवाइज़ अभी तक हमारे भारत देश में फांसी की सज़ा बहुत ही कम सुनाई गई है, ठीक। तो आई होप आपको आर्टिकल 21 अच्छे से आ गया होगा। आर्टिकल 22 वो कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। मीन्स जब पुलिस हमने कोई गैर कानूनी काम कर दिया और पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ रही है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 22 हमको ये बताता है, ठीक। तो इसमें 2 तरह की बातें कही गई हैं। पहला है दंडात्मक निरोध, दूसरा है निवारक निरोध। तो जो दंडात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पुनिटिव डिस्टेंशन, मीन्स इसमें जो ये दंडात्मक होता है वो अपराध के बाद, जब हम अपराध कर लेते हैं उसके बाद पुलिस आती है, हमको अरेस्ट करके ले जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तो पहले हम समझते हैं कि दंडात्मक निरोध यानी कि पुनिटिव डिटेंशन क्या कहता है। तो ये कहता है अपराध के बाद का कानून, मीन्स कि अगर आपने अपराध कर दिया है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है। तो इसमें कहता है कि इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला है वारंट, दूसरा है 24 घंटे और तीसरा है वकील। तो हम समझते हैं कि वारंट क्या होता है, ठीक। तो आप मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, जो कानून के विरुद्ध है, तो क्या होता है, पुलिस वारंट लेकर के आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस बिना वारंट के भी आ जाती है। तो इसमें वारंट कब लेकर के आती, अगर कॉग्निजेबल होगा, जो कॉग्निजेबल वारंट होगा, मीन्स कि अगर आपने नॉर्मली कोई अपराध किया, जैसे हाथ पैर तोड़ देना, ये सब थोड़ा ठीक है, तो ये कॉग्निजेबल हो गया है कि पुलिस वारंट लेकर के ही आती है, ठीक। दूसरा होता है नॉन कॉन्जिनेबल। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज किसी ने मर्डर कर दिया या किसी ने किसी को गोली मार दी, तो अब पुलिस वारंट का थोड़ी ना वेट करेगी। पुलिस को तो जहाँ पता चलेगा कि हाँ यहाँ कोई क्राइम हुआ है या यहाँ गोली चल गई, तो पुलिस तो तुरंत भागेगी और जिसको पकड़ेगी, जिसको देखेगी कि दुर्घटना जहाँ हुई है वहाँ पे वो है, तो सबको टांग करके ले जाएगी। तो ये होता है नॉन कॉग्निजेबल वारंट, ठीक है। दूसरी जो बात कही गई है वो कही गई है 24 घंटे, मीन्स कि जब पुलिस क्रिमिनल को पकड़ करके जेल में लाती है
पुलिस के पास 24 घंटे का टाइम होता है कि 24 घंटे में उसको वो क्रिमिनल को कोर्ट में पेश करे, ठीक। तो 24 घंटे तो वो हो गए, लेकिन जब पुलिस ले जाती है जेल से उसको कोर्ट, तो उसमें जो मतलब बीच में जो ट्रैफिक का मतलब जो भी यातायात का जो भी टाइम रहता है, तो वो उस 24 घंटे में नहीं ऐड किया जाता है। तो आई होप आप दूसरी बात भी समझ गए होंगे कि मतलब 24 घंटे के अंदर वो पुलिस ले जाती है, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट में जो टाइम मतलब यातायात में जो भी टाइम लगता है वो उस 24 घंटे में नहीं ऐड किया जाता है। फिर तीसरी बात जो कही गई है, अब जैसे पुलिस कोर्ट में ले गई, अब बहुत बड़ा क्राइम था तभी तो पुलिस कोर्ट में ले गई, फिर उसके बाद मतलब मुकदमा वगैरह चलता है, ठीक है, जो मतलब कोर्ट कई बार तारीख करती है, तो कोर्ट मतलब हमको ये भी राइट है तीसरी बात में जो कहा गया है कि आप वकील मतलब अपनी पसंद का रख सकते हो, ठीक। अगर आपके पास इतना एफर्ट है कि आप मतलब एक वकील अच्छा वकील रख सकते हो, तो आप बिल्कुल वकील रख सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ कर लीजिए कि कोई बहुत दलित है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता है वकील वगैरह, तो फिर कानून उसको गवर्नमेंट वकील, सरकारी वकील देता है कि वो उसका केस लड़े, ठीक है। तो आई होप आप जो मतलब आर्टिकल 22 में जो पहली बात कही गई है दंडात्मक निरोध, पुनिटिव डिटेंशन, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं। दूसरी बात क्या कहा गया है, निवारक निरोध मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें कहा गया है कि अपराध से पहले का कानून मीन्स अगर आपने अपराध अभी तक नहीं किया लेकिन आप करने वाले हो, तो उसके पहले अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो गई है तो वो आपको पकड़ करके ले जा सकती। अब सपोज कहीं मान लीजिए रैली के लिए कोई नेता आए हैं, हाँ, अब मतलब हवा फैल गई कि हाँ मतलब गोली चलने वाली है, ऐसा कई बार हो चुका है, तो पुलिस शक के आधार पे भी उस बंदे को, जिसको मतलब पुलिस के पास तो पूरा रिकॉर्ड डाटा वैसे भी पहले से ही रहता है कि मतलब कौन कैसा नहीं, तो शक के आधार पर भी उसको वो उठा करके ले जा सकती है, ठीक है। और ये भी है कि अगर वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है तो पुलिस उसको 3 महीने तक जेल में रख सकती है, वो भी बिना वारंट के। अगर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कोई डाकू वगैरह है, उसने सज़ा काट भी ली है मतलब, तो भी उसको शक के आधार पर भी उसको 3 महीने तक जेल पर रख सकती है, ठीक है, ये भी कहा गया। अब जैसे आपको एक रिसेंट एग्जांपल मैं देती हूँ कि अभी जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाना था, तो 370 जब हटाया गया तो उसमें उन्होंने वहाँ के जो मतलब जो भी बड़े बड़े नेता थे, तो हमारे जो भारत की सरकार है उन्होंने उनको वहाँ पे हाउस अरेस्ट करवा दिया था। हाउस अरेस्ट मीन्स क्या होता है कि नज़रबंद, ठीक है, तो उनको वहाँ नज़रबंद करवा दिया गया था कि मीन्स वो उनको मतलब सिर्फ घर में ही रहने की परमिशन थी, इसके अलावा वो ना कहीं जा सकते थे, ना ही वो टेलीफोन में किसी से बात कर सकते थे, ना ही वो टीवी देख सकते थे कि मीन देश में क्या हो रहा है, उनको कोई खबर नहीं थी। तो 3 महीने तक वो पूरा अपने अंडर हाउस अरेस्ट में थे, जिसकी वजह से मतलब अपनी जो सरकार है, भारत सरकार है, उनको बहुत हेल्प मिली। अगर वो उनको नज़रबंद नहीं करते तो हो सकता है वो अपने देश के लोगों को भड़का देते, और आज जो 370 हट चुका है वो नहीं हटता है, ठीक है। तो आई होप आप ये दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे कि इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए देश से हटाने में अगर देश की भलाई होती है तो उसको मतलब कानून 3 महीने के लिए जेल के अंदर डाल सकता है। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा मतलब उसको रखना है तो उसके लिए भी एडवाइजरी बोर्ड से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो फिर आप उसको 3 महीने से भी ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट के बारे में। तो इसमें कुछ मतलब एक्ट चलाए गए थे जो मतलब जब भारत हमारा जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जिस लोगों की भी सरकार बनी है तो उन्होंने अपने अपने टाइम में कुछ एक्ट्स चलाए गए थे, तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो है वो है पीडीए का फुल फॉर्म होता है वो है प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट। ये चलाया गया था 1950 में, जो अब नहीं है, तो इसको पढ़ करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है आसफा। इसमें इसका जो फुल फॉर्म है वो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसमें कहा गया है कि जिस ज़िले में आसफा लग जाता है तो वहाँ की जो फ़ौज होती है वो कभी भी आपके घर पे घुस सकती है और तलाशी ले सकती है। अब जैसे मान लीजिए कश्मीर साइड है, तो वहाँ पे अगर पुलिस को खबर पहुँच गई कि हाँ मतलब टेररिस्ट कश्मीर में घुस आए हैं, तो वहाँ पे आसफा लग जाता है और पुलिस आराम से हर घर की चेकिंग कर सकती है, कभी भी घुस सकती है। अगर रात को भी वो मतलब 2 बजे भी घुस सकती है, 2 भी 3 भी, मतलब पूरे टाइम वो कभी भी घुस सकती है, ठीक है। तो आपको आसफा भी समझ में आ गया होगा। ये मतलब 1950 में लागू किया गया था, लेकिन ये अब तक भी चल रहा है, ठीक। अब दूसरा आता है ऊपा। इसका जो फुल फॉर्म है वो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में चलाया गया था। इसमें कहा गया था कि किसी के ऊपर थूकना, पत्थर फेंकना, ये सब गैर कानूनी काम है, इसके लिए भी सरकार आपको सज़ा देगी।
फिर चौथा आया था मीसा, ये बहुत सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला एक्ट था, ठीक है। इसको इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें ये हुआ था कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, तो जब इंदिरा गांधी को मतलब चुनाव लड़ना था तो उन्होंने क्या किया था, जो अपने विपक्ष की जितनी भी पार्टी थी उन सबको जेल के अंदर करवा दिया था। तो इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ था, इसीलिए अब ये एक्ट जो है ये बंद हो गया है। 2071 में 2071 को चालू हुआ था और लेकिन 2077 को इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो अगर यूपीएससी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला एक्ट कौन सा है प्रिवेंटिव डिटेक्शन का, तो वो है मीसा, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आता है एनएसए। एनएसए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्ट है, ठीक है। इसको कहा गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि स्टार्ट हुआ था 1980 में। इसमें कहा गया है पुलिस ने अगर अरेस्ट किया तो 3 महीने तक जेल, मतलब अगर आप कोई क्राइम करते हो। अभी देखिए, अभी रिसेंटली कोरोना में हुआ था कि अगर मान लीजिए जैसे घूमने फिरने का मतलब कुछ भी ये सब आज़ादी नहीं थी, ठीक है। सबको ये कहा गया था कि सब लोग आप अपने घर पर रहिए, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि कोई भी अगर पुलिस से कोई बदसलूकी करता है या डॉक्टरों से बदसलूकी करता है तो उसको 3 महीने के लिए जेल हो जाती है और कुछ जुर्माना भी लग जाता है। तो ये जो एनएसए है ये हमारा अभी रिसेंटली कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा लागू हुआ था, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। फिर हमारा 4th आता है टाडा। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसको ये 1985 में ये चालू हुआ था और 1995 में ये ख़त्म हो गया था। ये टेररिस्ट वगैरह लोगों के लिए था, ठीक। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए राधे राधे।